तो अगर इमरान खान ने परवेज लाई को जीरो करने का सोच लिया तो परवेज लाई का बड़ा बुरा वक्त आ गया। जो समझते हैं हुकूमत जा रही है, उनकी गलतफहमी है, हुकूमत नहीं जा रही है। मुझे दुख हुआ है वो सुन के। जनरल बाजवा ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया है कि जिसने उसके ऊपर एहसान किया, इमरान खान ने उसको डंग जरूर मारा है। जो अपने 4.25 साल हैं उसकी कारकर्दगी भी देख लें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महाविश तबस्सुम। नाजरीन, खान साहब ने तो असम्बलियां तहलील करने की बात की, लेकिन उसके बाद कल परवेज इलाही साहब का जो बयान सामने आया, उसके बाद अब जो मुल्की सियासी सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि हुकूमती जो इत्तेहाद है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि परवेज इलाही साहब जो है वो चौधरी शुजात हुसैन के थ्रू उनके साथ कोई बातचीत इस बारे में हो जाए और असम्बलियां ना टूटें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खान साहब को कि खान साहब बार बार जनरल बाजवा के खिलाफ ही बयान देते जा रहे हैं। तो मुबश्शिर लुकमान साहब, परवेज इलाही साहब ने तो कह दिया था कि जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात हुई तो वो जाहिर है नहीं सुनेंगे और उनको बड़ा अफसोस है कि जनरल बाजवा के खिलाफ खान साहब बात करें। तो खान साहब ने तो अब एक बार फिर से गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मेरी हुकूमत गिराने का वाहिद जिम्मेदार जनरल बाजवा है। तो अब आप आगे की सूरत हाल कैसे देखते हैं? तो बच्चे जी, ये सवाल तो चौधरी परवेज इलाही से करे ना कि उन्होंने क्या कहा, आपने कल धमकी दी थी, आज कर दिया इमरान खान ने, अब क्या करेंगे आप? इसका जवाब मैंने तो नहीं देना। इसका तो जवाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने दिया। मैं आपसे तज्जिया ले सकती हूँ। मैं आपको नंबर उनका भेज देता हूँ, आप उनको कॉल कर लें। लेकिन बात यह है कि देखें, एक बात सोच लें कि पॉलिटिकली किसी भी एंटिटी की, चाहे वो पीटीआई के इत्तेहादी हों या पीटीआई के मुखालफिन, उनकी वो वाली पावर नहीं है जो पीटीआई की, और पीटीआई में भी इमरान खान की है। तो अगर इमरान खान ने परवेज इलाही को जीरो करने का सोच लिया है तो परवेज इलाही का बड़ा बुरा वक्त आ गया। और अगर इमरान खान ने सोच लिया है कि उनके साथ बाकी सीट एडजस्टमेंट करनी है, जिसका मुझे यकीन नहीं आ रहा कि 30-40 सीटों की एडजस्टमेंट करेंगे, तो फिर परवेज इलाही की पॉलिटिक्स जो है उसमें चमक आ जाएगी। लेकिन अब उन्होंने ये कहा था, और इमरान खान ने तो आज और भी बड़ी बातें की हैं गैर मुल्की वो सीनियर मीडिया वालों से बातें करते हुए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि मुझे तो परवेज इलाही ने मना नहीं किया था। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो मेरे से हंस के बातें करते रहे हैं और 2 घंटे उसके बाद हंस के बातें करते रहे हैं, और ये तो अगले दिन उन्होंने बयान दिया। तो परवेज इलाही के ऊपर लाजिम है बताएं कि इमरान खान झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, या परवेज इलाही ने गलत बयानी की थी या सही बयानी की थी। तो इसका तो क्लैरिफिकेशन वही लोग दे सकते हैं दोनों। मैं और आप तो सिर्फ तज्जिया ये दे सकते हैं कि ये लड़ाई अभी बढ़ गई सर। लेकिन खान साहब ने ये भी तो कहा है ना कि काफी कलब जमात है, ज़ाहिर है वो नून लीग के साथ मुज़ाकरात कर सकती है, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी सियासत हमारे साथ। खान साहब अभी भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि परवेज इलाही साहब की सियासत लेगी? असल में खान साहब को परवेज इलाही साहब ने बकौल उनके साइन करके दे दिया वह असेंबली को तहलील करने का यानी नोटिफिकेशन। तो खान साहब जो हैं वो बड़े कन्विंस्ड हैं कि जनाब अब परवेज इलाही का जो मर्जी मूड हो, उन्होंने ये फ्राइडे को भेज देनी है गवर्नर को एज इट इज, तो वो उसको ऑनर करना पड़ेगा। स्वाय इसके कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की तजवीज़ आई है कि परवेज इलाही साहब अगर उससे पहले इस्तीफा दे देते हैं तो फिर वो नल एंड वॉइड है, यानी फिर उस यानी एप्लीकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने आज कहीं पे चौधरी शुजात का भी बयान देखा है, जो मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ पे दिया, लेकिन अब वो आपको पता है मैसेजेस और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है, इतने आ रहे होते हैं कि आदमी भूल जाता है कि मैंने यानी सही जगह पे देखा है, अनऑथेंटिक जगह पे देखा है। लेकिन उनका बयान ये था कि जो समझते हैं हुकूमत जा रही है, उनकी गलतफहमी है, हुकूमत नहीं जा रही है और सब ठीक होगा। तो अगर तो ये बयान सही है तो चौधरी शुजात जो है उम्र के जिस हिस्से में है वो हवा में तो बात नहीं करेंगे। जरूरी बात है, जाहिरी बात है, उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, एंड समथिंग अंडर हिज स्लीव्स और अप हिज स्लीव्स। लेकिन सर फिर तहरीके अदम एतमाद अब लाई जाएगी परवेज इलाही साहब के खिलाफ? इस वक्त होल्ड की हुई है उन्होंने, तहरीके अदम एतमाद जो है उसको होल्ड किया हुआ है। मेरा ख्याल है कि क्योंकि नून लीग ने सारा वजन जो है वो डाल दिया है परवेज वो चौधरी शुजात के पलड़े में, और साथ ही जहांगीर खान तरीन को परसों से एक्टिव किया गया। तो जहांगीर तरीन को टास्क दिया गया है कि वो पीटीआई के बंदे तोड़े। अगर वो बंदे तोड़ लेते हैं और फिर ये आदम एतमाद की दी जाती है तो फिर तो 100% है ना कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल होगा।
तो तब तक बीच में मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात को ये भी टास्क दिया गया है कि वो परवेज इलाही को मना कर कोई सिरात मुस्तकीम पे ले आए, तो फिर पता चलेगा इंशाल्लाह। सर आप खान साहब हंसे की नहीं मेरी कुछ बात पे, नाजुका हर आदमी यही सोचता है कि मैं सिरात मुस्तकीम पे और दूसरे को गलत समझता है। नहीं सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती अपने बारे में, मैं तो बड़ी गुनहगार हूँ। सर खान साहब की कुछ नाजेबा ऑडियोज लीक हुई हैं, तो खान साहब के सपोर्टर्स लेकिन अभी भी यही कह रहे हैं कि ना पहले ऑडियो वीडियो से कुछ बिगड़ा ना अब बिगड़ेगा, तो वाकई कुछ नहीं बिगड़ेगा? मुझे दुख हुआ है वो सुन के, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर किसी की भी कोई चीज आए तो मुझे तकलीफ होगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने अपना वीलॉग भी जो किया था उसमें भी मैंने ये तो बता दिया था कि वहाँ हैं 2 ऑडियोज, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों पे हमें पर्दा डालना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला भी शायद हमारी कमजोरियों और कोताहियों पे पर्दा डाले। तो उसको देखिए, फर्क पढ़ने को तो पड़ता है, ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि अगर फर्ज करें आप समझें कि मेरे बड़े लोग फैंस हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से 100 लोग फैंस हैं और वो दिल से मुझे अच्छा समझते हैं, अल्लाह का करम है। लेकिन ये कि अगर वो उनको ये पता चले कि खुदा न खास्ता ये शख्स जो है ये कोई गलत घिनौने कारोबार में है, असले का कारोबार करता है या हीरोइन फरोशी का कारोबार करता है, तो वो नफरत में कन्वर्ट हो जाएगा फौरन, वो फिर नहीं रहेगा। तो जब लोग देखते हैं ना, उनके पास जब एविडेंस आता है कि किस चीज के बारे में क्या है, उससे बहुत फर्क पड़ता है, सिर्फ ये नहीं कि किसके बारे में। तो बस मैं लेकिन ये कहूंगा कि हम उसको ना ही डिस्कस करें। चलिए सर, पॉलिटिकल बात ही डिस्कस कर लेते हैं। खान साहब की अरकान असम्बली से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही पर मुकम्मल इत्मीनान है, जैसे ही मैं कहूँगा वो समरी मूव कर देंगे, वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेते हैं। तो वाकई आपको ऐसा लग रहा है? खैर अब तो खान साहब ने करना है ना, क्योंकि उन्होंने तो लिख के समरी खान साहब को दे दी है, तो परवेज इलाही ने तो नहीं करनी। लेकिन ये इस टाइम पे एक दूसरे को पेप टॉक तो देनी होती है, माविश पेप टॉक तो देनी होती है ना। ये तकलीफ दे मराहिल में ये सियासत हमारी एंटर कर गई है। आइदर वे इससे इस मुल्क में मजीद यानी सियासत जो है वो गैर मुस्तहकम हो रही है, जमहूरियत गैर मुस्तहकम हो रही है, और ये लोग इनको एहसास नहीं है कि इनकी इस तरह के जो डिसीजंस हैं वो इस मुल्क के लिए बड़ा तारीख साबित हो सकते हैं। कुछ इसका कि मुश्किल वक्त में तमाम लोग स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ बैठें और फाइनेंशियल यानी आउटलेट्स निकालें, फाइनेंशियल सॉल्यूशंस निकालें इस मुल्क के लिए, कौम के लिए। ये मजीद फाइनेंशियली बर्डन कर रहे हैं। तो अब ये सर वैसे भी खान साहब ने कहा कि एतबार है परवेज इलाही साहब पर, लेकिन अगर गवर्नर तस्दीक करने बैठ गया और उस वक्त परवेज इलाही साहब मुकर गए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो आप और मैं अभी सोच रहे हैं कि फिर असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। परवेज इलाही साहब कहेंगे अब लगता है मेरे साइन ने पर मैं कीते नहीं, तो पता नहीं कितने मेरे साइन करके देते नहीं होना, वो हलफनामा देखिए। बात यह है कि जब आपने मुकरना होता है किसी बात से तो बड़ा आसान होता है, जब आपने अपनी जुबान को ऑनर करना होता है तो वो बड़ा मुश्किल होता है, कोई भी चीज ले। ट्रू सर, खबरें ये आ रही हैं कि खान साहब को मशवरा दिया गया है कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं तो उनकी जगह उनके बड़े बेटे को पार्टी चेयरमैन बनाया जाए, ऐसा मुमकिन है? ये मैंने भी सुना है, और ये मोरूसी सियासत बहरहाल पीटीआई के अंदर कम से कम सोच के तौर पे तो आ गई ना। आप ये समझ लें कि दूसरों को जिस बात पे बुरा कह रहे थे, और सलमान जो है अगर उसको लेके आते हैं तो आई एम श्योर वो बड़ा अच्छा बच्चा है, लेकिन उसको तो इतनी उर्दू भी नहीं आती जितनी बिलावल को आती है। उसको तो ईया का नाबुदू ईया का नस्तईन भी पता नहीं क्या आता है कि नहीं आता। तो वो कितना को होल्ड फिगर रेडी होगा ना फिर, क्योंकि बेसिकली है ही है कि असद उमर को बनाया तो पार्टी में स्प्लिट है, शाह महमूद को बनाया तो पार्टी में स्प्लिट है, बुशरा बेगम को बनाया तो अब मैं नहीं कह सकता पार्टी में स्प्लिट है कि नहीं है, लेकिन और भी किसी को बनाते हैं तो पार्टी में स्प्लिट है। तो अपने बेटे को बनाने का या नॉमिनेट करने का मतलब ये है कि अगर जब तक खान साहब नाअहल है पार्टी उसके जेरे साया चल सकती है, पीछे से खान साहब चला रहे होंगे, तो ये तजवीज रद्द नहीं की जाएगी, इसके ऊपर गौर भी होगा।
सर हामिद मीर साहब ने आज एक कॉलम लिखा, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि जनरल बाजवा के साथ खान साहब के ताल्लुकात खराब जरूर हुए थे थोड़े से, लेकिन जो मार्च में तहरीक अदम एतमाद आई उससे खान साहब को बचाने की बाजवा साहब ने बहुत कोशिश की। सर वाकई ऐसा हुआ था? देखें, मार्च में तो जनरल बाजवा ने कहा ना उनको, ये तो सबको उन्होंने कहा, हम सारों को उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने कहा कि अब के बाद आप हमें मत ड्रैग करें सियासी मामलात को, या आखिरी बारी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, तो वही मूव होगी तो फिर उसी में हेल्प की होगी आखिरी बारी। मीर साहब सही कह रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि ये छोड़ दें बातें। जनरल बाजवा ने जितना इमरान खान को सपोर्ट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने किसी भी पॉलिटिशियन को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। और इमरान खान का भी एक क्रेडिट है, यानी अल्लाह ताला उसको भी अकल दे कि जिसने उसके ऊपर एहसान किया, इमरान खान ने उसको डंग ज़रूर मारा है जाके, और उसके हाथ को काटा ज़रूर है, और उसको एक दफ़ा तबर्रा ज़रूर हुआ है उस बंदे के ऊपर। सर पंजाब असेंबली की जो मुमकिना तहलील का इकदाम है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है। आपको लगता है कि कोर्ट से कोई रिलीफ मिल सकता है पीडीएम की जमातों को? कोर्ट का मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता महाविश। मुझे नहीं पता कि कौन से आइन के तहत हुई, यानी कौन सी कानूनी शेख के तहत हुआ है, यानी कोई ना कोई तो कानून होगा ना जो लागू होगा, कोई ना कोई उसके ऊपर जजमेंट्स होंगी पुरानी सुपीरियर कोर्ट्स वगैरह की जो किसी ने कोर्ट की होंगी। क्योंकि मुझे उन पर्टिकुलर चीजों का या लॉ का नहीं पता, तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं कर सकता। सर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं जनवरी में, उनके पार्टी जराए ये कहते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर वो आते हैं वापस, वैसे तो आपको लगता है वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो आते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में क्या कोई तब्दीली आ सकती है? मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि वो जनवरी में आएंगे। और तब्दीली तो आएगी अगर मियाँ साहब आ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो आ रहे हैं। और मुझे तो ये भी कहा था, मैंने देखी एक दो ट्वीट्स भी मैंने देखी कि जी वो मरियम नवाज साहिबा भी उनके साथ आ रही हैं और वो आएंगे और वो एकदम से एक्टिव हो जाएंगे पॉलिटिकली। जब तक इलेक्शंस का 100% अनाउंस नहीं हो जाता तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। अगर तो मार्च में इलेक्शन है, हुकूमत ने ये सोचा वे अंदर खाते जो हमें नहीं पता, तो फिर तो जनवरी के एंड में उनकी आमद मुतवक्के है यकीनी तौर पे। लेकिन अगर इलेक्शंस अपने टाइम पे हैं या उसके बाद हैं, तो मियाँ साहब उससे ज्यादा पहले नहीं आ सकते। क्योंकि जब वो आएंगे ना, उसका एक बेसिक सेंस आपको बताता हूँ, एक हल्ला गुल्ला होगा, मूवमेंट होगी, मीडिया होगा उनके ऊपर, सारी अटेंशन उनके ऊपर फोकस होगी, एक एक बात जो उन्होंने कहनी है, एक एक जुमला जो उन्होंने कहना है। तो पीएमएलएन की ख्वाहिश होगी उसको कैरी करे इलेक्शंस के अंदर तक, और उस कैंपेन के अंदर उसको फायदा उठाए उसका। वो इनकी मुफ्त की कैंपेन है, वो बगैर पैसा खर्च किए वो इलेक्शंस के अंदर उनको फायदा देगी। तो इलेक्शन से 6 महीने पहले बुलाने का मियाँ साहब को, मुझे पॉलिटिकल माइलेज नहीं समझ आता, लॉजिक नहीं समझ आता। सर नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अवाम को बिजली जो है वो 300 यूनिट तक फ्री दी जाए और पेट्रोल जो है वो कम से कम 190 रुपए फी लीटर तक दिया जाए। आलमी महंगाई की सूरत हाल में तो जाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं है, तो हुकूमत फिर कैसे करेगी? देखें, इसकी एक बेहतर तरीका है, मियाँ साहब भी असल में वो डिफरेंट सोचे। सब्सिडीज जो होती है ना, वो तरीका नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसका घर 3 मरले तक है, 3 मरले तक के जो घर में रह रहा है या 2 कमरों के क्वार्टर में जो है, उसकी बिजली 100% फ्री होनी चाहिए, कोई यूनिटों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूनिट तो चोरी होते हैं। और जो एक कनाल से बड़े घर के अंदर रह रहा है, तो फिर उसकी बिजली जो है वो डबल कर दें आप बेशक। चलो, जो आदमी 20 करोड़ रुपए के घर में रह रहा है वो फिर लाख रुपए बिजली का बिल भी दे सकता है, वो जितनी मर्जी चीखें मारे, बट आपका रेवेन्यू कम नहीं होगा, रेवेन्यू पूरा होगा। और गरीब आदमी जो है उसको आप भीख ना दें 30 यूनिट की, 100 यूनिट की, 40 यूनिट की। इसी तरह हमने एक दफ़ा एक एस्टिमेट लगवाया था, और ये मैंने पीएसओ वालों के थ्रू उनका एक सर्वे था, तो उसमें मुझे किसी ने एक को पोर्शन दिया था, तो मैंने देखा था कि 75 to 80% फ्यूल जो है वो हमारे यहाँ गाड़ियाँ वगैरह यूज करती हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ। तो अगर आप मोटरसाइकिल का फ्यूल फ्री कर देते हैं या उसको बिल्कुल सब्सिडाइज कर देते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका अगर आप सब्सिडाइज कर देते हैं, और गाड़ी के फ्यूल को आप बेशक 10 रुपए लीटर महंगा कर देते हैं, तो रेवेन्यू आपका पूरा आएगा, लेकिन लोगों की कमर नहीं टूटेगी और लोग बच जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सब्सिडी के दौर से हमें निकलना चाहिए। हमें देखना चाहिए कौन जेन्युइन डिजर्विंग है, क्योंकि सब्सिडी, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं मैं क्यों खिलाफ हूँ।
कि लेट से हुकूमत कहती है जी हम खाद के ऊपर सब्सिडी दे रही हैं, तो अब मेरे पास अगर पैसे हैं तो मैंने 100 ट्रक खाद के लेके रख लिए, और आम जमींदार जिसकी 2 एकड़ जमीन है या 6 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन है, वो तो नहीं खरीद सकता ट्रक और रख सकता, उस पर कहाँ गोडाउन होगा, स्टोरेज होगी। अब उसको मैं उधार दे रहा हूँ और उससे मैं सूद ले रहा हूँ और उससे कमाइयां कर रहा हूँ। वो जब तक फसल हो या ना हो उसकी कमर टूट गई और उसकी जमीन के कागजात मेरे हाथ में पड़े। तो इसी तरह एक टाइम होना चाहिए कि अगर कोई 10 एकड़ से कम का जमींदार है तो उसके ऊपर हर किस्म की सब्सिडी होनी चाहिए, और जो उससे ज्यादा का है उसके ऊपर कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना कॉन्सेप्ट के टैक्स द रिच एंड गिव रिलीफ टू द पुअर, वो सही मानों में अप्लाई होना चाहिए। ये भीख जो है ना कि हम 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं, वो तो 100 यूनिट इसका मतलब है कि जो 200 कनाल के घर में बैठा है उसके भी फ्री हैं, और जो बेचारा एक क्वार्टर में या मस्जिद की खोली में अंदर बेचारा सो रहा है उसके भी उतना ही है। यार ये तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना, और ये तो कोई इंसाफ ना होता। तो मियाँ साहब को इसका भी सोचना चाहिए। सर, खान साहब ने कहा है कि मईशत का जनाजा निकालने के अलावा ये जो इम्पोर्टेड सरकार है ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह को 50% इजाफे से निपटने में नाकाम रही है। सर, ऐसा है वाकई? बात यह है कि दहशतगर्दी जो है वो किस जगह हो रही है? KPK में हो रही है, जहाँ खान साहब की 2 हुकूमतें रह चुकी हैं। खान साहब, इसका मतलब है इनकी हुकूमत जो है वहां पे दहशतगर्दों को कंट्रोल करने में नाकाम रही। TTP से मुज़ाकरात कौन कर रहा था? इमरान खान साहब कर रहे थे। तालिबान का कौन अपना स्पोक्स पर्सन बना हुआ था सारी दुनिया के? खान साहब थे। तो और ये बता दें कि इनके ज़माने में कितने दहशतगर्दों को सजा हुई है, और इनके ज़माने में कितने दहशतगर्दों को प्रोसिक्यूट किया गया जो पकड़े भी गए थे, और ये भी बताएं कि कितने छुटे हैं इनके ज़माने में फॉर लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन और लैक ऑफ एविडेंस। बातें करना बड़ा आसान है, जो अपने 3.25 साल हैं उसकी कारकर्दगी भी देख लें। लोग तो इनको कहते ही तालिबान खान थे, इमरान खान तो नहीं कहते थे, क्योंकि इनकी इतनी दिल लगा हुआ था उन दहशतगर्दों के साथ। तो सारा कुछ हो ही इनके सूबे में रहा, जहाँ भी इनकी हुकूमत है, दूसरों को क्या ब्लेम करना। ये तो है। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह के